नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देश दिन भर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से, जहां पर मनीष सिसोदिया ने जेल से देश के नाम एक चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री का कम पढ़ा लिखा होना देश के लिए बेहद खतरनाक है। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए गए। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना जरूरी है। तो मनीष सिसोदिया ने जेल में बंद होकर के ये एक चिट्ठी पूरे देश के नाम लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना जरूरी है। पिछले कुछ सालों में 60,000 स्कूल बंद किए गए हैं। भारत की तरक्की के लिए पढ़ा लिखा पीएम होना जरूरी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली से सबकी सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने जेल से ही देश के नाम ये चिट्ठी लिखी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी विज्ञान की बातें नहीं समझते, ऐसा कहना है मनीष सिसोदिया का। और देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। मोदी जी शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। तमाम बातें मनीष सिसोदिया ने अपने इस पत्र के जरिए देशवासियों को कही हैं। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मनीष सिसोदिया के इस लेटर को लेकर? देखिए, अगर बात करें तो निश्चित रूप से मनीष सिसोदिया ने जिस तरीके से ये पत्र तिहाड़ जेल से लिखा है और देशवासियों के नाम ये पत्र लिखा गया है और सीधे तौर पे प्रधानमंत्री की शिक्षा को लेकर इस पत्र में सवाल उठाया गया है, जिसमें सीधे तौर पर उन्होंने लिखा है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और दुनिया भर में विज्ञान और टेक्नोलॉजी में जो हर रोज नई तरक्की हो रही है और अभी फिलहाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात हो रही है। ऐसे में उन्होंने कई भाषणों का उसमें जिक्र किया उस पत्र में मनीष सिसोदिया ने कि प्रधानमंत्री जी को मैंने कहते हुए सुना है कि गंदे नाले में पाइप डालकर उसी गंदी गैस से चाय या खाना बनाया जा सकता है, तो मेरा दिल बैठ जाता है। ये सारी बातें जो है मनीष सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा है और साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया में हास्य के पात्र बनते हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की शिक्षा पर कहीं ना कहीं सवाल उठाया गया है। इसके अलावा ये भी उन्होंने कहा है कि इस तरीके के जो बयान है वो देश के लिए काफी खतरनाक है और इसके कई नुकसान है। आपने देखा होगा इससे पहले भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ओर से कई जो पोस्टर है वो प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए थे और उसमें कहीं ना कहीं ऐसी चीजें लिखी गई थी कि क्या देश के पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए। तो निश्चित रूप से इस बार कहीं ना कहीं जेल से ही पत्र लिखा है जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है और आम आदमी पार्टी के नेता है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जब प्रधानमंत्री अन्य दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष से गले मिलते हैं और एक झप्पी की भारी कीमत जो दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लेकर चले जाते हैं, बदले में न जाने कितने कागजों पर वो लोग साइन करवा लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की समझ में नहीं आता क्योंकि वो कम पढ़े लिखे हैं। तो सीधे तौर पे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को इस बार निशाना बनाया गया है पत्र के माध्यम से और उनकी शिक्षा पर सवाल उठाया गया है। उसके साथ ही उस पत्र में अगर हम बात करें तो ये भी कहा गया है कि करीब 60,000 सरकारी स्कूल हाल के वर्षों में बंद कर दिए गए। आखिर ये स्कूल क्यों बंद किए गए हैं? एक तरफ देश की आबादी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ स्कूलों की संख्या बढ़नी चाहिए थी। तो सीधे तौर पे आप देखिए शुरू से लेकर अंत तक इस पूरे पत्र में कहीं ना कहीं शिक्षा को लेकर ही जिक्र किया गया है और शिक्षक से सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं एक तरीके से टारगेट करते हुए इस पत्र को जेल से तिहाड़ जेल से लिखा है। चूंकि आपने देखा होगा कि कई गंभीर आरोप जो है अभी भी मनीष सिसोदिया पर लगे हुए हैं और वो तिहाड़ जेल में बंद है और लगातार याचिकाओं पर सुनवाई भी हो रही है, लेकिन अभी मनीष सिसोदिया को जेल से राहत नहीं मिल रही है, न्यायिक हिरासत से राहत नहीं मिल रही है या कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। तो निश्चित रूप से ये पत्र आया है तो अब देखना होगा कि क्या कुछ इस पर राजनीति होती है, बीजेपी की ओर से क्या कुछ कहा जाता है और आम आदमी पार्टी इस पत्र को लेकर क्या कुछ कहती है। हालांकि इस पत्र को खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया सोशल मीडिया। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। वहीं आज दिल्ली में अयोध्या धाम का महत्व, संस्कृति व विरासत को विश्व पटल पर लाने के लिए आयोजित कार्यक्रम अयोध्या पर्व के 5वें संस्करण का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान सीता रसोई का भी गडकरी ने उद्घाटन किया है और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अहो अयोध्या व शब्द में अयोध्या पुस्तक का भी विमोचन किया। इस मौके पर पूज्य महंत श्री कमल नयन दास जी, सांसद लल्लू सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस मौके पर हमारे सहयोगी ने कई दिग्गजों से बातचीत भी की। क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनाते हैं।
अयोध्या पर्व का आगाज दिल्ली में हो गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश शर्मा जी हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं, पहले भी इस तरीके के आयोजन होते रहे हैं, आज भी आप इस कार्यक्रम में आए हैं। अयोध्या एक महत्वपूर्ण धार्मिक नगरी भी है, राम मंदिर भी बन रहा है, किस तरीके से इस पर्व को देख रहे हैं? अयोध्या के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू सिंह जी द्वारा जो है निरंतर 5वें वर्ष में आज अयोध्या पर्व का आयोजन दिल्ली इंदिरा गांधी कला केंद्र में किया जा रहा है। निश्चित ही अयोध्या पर्व के माध्यम से जो अयोध्या की सांस्कृतिक धार्मिक जो विरासत है उसको लोगों को मानने का, लोगों को जानने का एक बड़ा अवसर यहाँ पर है। चाहे हम सीता वाटिका देखें या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग में जो साधु संत जिन्होंने अपने तप और तपस्या के माध्यम से ज्ञान अर्जित करने का काम किया था और लोक कल्याण के क्षेत्र में रामराज की स्थापना के लिए काम किया था, ऐसे सभी जो केंद्र हैं उनको यहाँ पर अयोध्या पर्व के माध्यम से लोगों को हम लोग पहुँचाने का काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है उस तरीके से इस तरीके के आयोजन भी कहीं न कहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों में होने चाहिए? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी या जो भी हमारे क्षेत्र हैं, आज उनके विकास के संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। और जो हमारी मान्यता है, जहाँ जो हमारे धार्मिक बिंदु हैं, जो देश की एकता अखंडता को मजबूत करने का भी काम करते हैं और इसके माध्यम से हम देश को भी लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो विरासत को है लोगों को एक जानने का अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश शर्मा जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अयोध्या पर्व का आगाज हो गया है दिल्ली में। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी हैं। सर, अयोध्या पर्व पहले भी मनाया जाता रहा है, इस बार भी आयोजन हो रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? अयोध्या पर्व का यह 500 उत्सव है और आज माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। हम इस पर्व के माध्यम से पूरे देश को अयोध्या की महिमा और गरिमा को, यहाँ की संस्कृति को, जो इस देश ही नहीं दुनिया की संस्कृति हम कह सकते हैं, दुनिया में जिस संस्कृति को हमको ले जाना है, स्थापित करना, उसको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते, उसी को लेकर के। और अयोध्या एक बड़ी है, उसका स्वरूप है, इसको भी लेकर के हम यहाँ पर अयोध्या पर्व कर रहे हैं और हम सब लोग इसको धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया में पहुंचाने का काम करें। मंच के माध्यम से नितिन गडकरी जी ने कई बातें कही, अयोध्या को सौगात देने की कई बातें कही कि आने वाले दिनों में और भी सौगात केंद्र सरकार की ओर से दी जाएगी। क्या कुछ वो सौगात रहने वाली है? माननीय गडकरी जी के मंत्रालय के द्वारा जो अयोध्या आने वाली सारी सड़कों को 4 लेन के रूप में स्वीकृति मिल गई है और लखनऊ अयोध्या गोरखपुर 6 लेन बनने जा रही है। सड़क से संबंधित लगभग राम बनगमन मार्ग बन रहा है, राम जानकी मार्ग बन रहा है, अयोध्या में रिंग रोड बन रहा और 84 कोसी परिक्रमा बन रही। तो कुल मिलाकर के सारे कामों पर स्वीकृति माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में नितिन गडकरी जी लगातार अयोध्या का विकास कर रहे हैं और आगे चूंकि वो नई नई टेक्निक को इजाद करते रहते हैं और कुछ न कुछ आगे अयोध्या में करेंगे, ऐसा विश्वास। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद लल्लू सिंह जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी नई नई टेक्नोलॉजी का इजाद करते रहते हैं और अयोध्या में इस तरीके की टेक्नोलॉजी का भी कहीं ना कहीं प्रयोग वहाँ पे किया जाएगा और अयोध्या का विकास किया जाएगा। वीडियो हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। अयोध्या पर्व का आगाज हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमल नयन दास महाराज जी हैं। महाराज जी, अयोध्या पर्व पहले भी होता रहा है, आज से अयोध्या पर्व का आगाज हो रहा है, किस तरीके के इस आयोजन को देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा हो रहा है। भगवान श्री राम जी के आदर्श को, अयोध्या के आदर्श को पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाना है। समता और समरसता कायम होगा, जिससे सभी प्रसन्न रहेंगे, सुखी रहेंगे, आपस में प्रेम होगा। महाराज जी, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बन भी रहा है, क्या लगता है कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? 2024 में भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे परिकरों के समय। महाराज जी, एक आखिरी सवाल रहेगा, बंगाल में या बिहार में आपने देखा किस तरीके से अगर हम बात करें रामनवमी पर किस तरीके की हिंसात्मक खबरें निकलकर सामने आई? ये सभी राष्ट्र विरोधी लोग हैं, राष्ट्र से इनको कुछ लेना देना नहीं है और समय आ चुका है, अब इन सबका पतन होगा, निश्चित है। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कमल नयन दास महाराज जी। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ पीयूष तिवारी, नई। वहीं अपने मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर कौशांबी को आज कई बड़ी सौगातें दी। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास की बात करते हुए विपक्ष को जमकर घेरा। मैं उत्तर प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना आया। उत्तर प्रदेश की जनता ने 2014 में मोदी जी पर भरोसा कर एक मुक्त भाजपा को वोट देकर आज सपा, बसपा, कांग्रेस इसका सुपड़ा साफ किया और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। 14 के बाद 17 के चुनाव में भी मैं पार्टी का अध्यक्ष था। तब आया, तब रिकॉर्ड ब्रेक 325 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी और मोदी जी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। कौशांबी जनपद से जुड़ी हुई 612 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। कौशांबी हम सब जानते हैं बौद्धकालीन परंपरा से जुड़े हुए 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद ये रहा है। रामायणकालीन पृष्ठभूमि में भगवान राम के बारे में मान्यता है कि पद्मवन के समय एक रात्रि उन्होंने इसी जनपद में व्यतीत की थी और ऐतिहासिक और पौराणिक परंपरा के साथ साथ शक्तिपीठ की परंपरा से कड़ा धाम हो या माता शीतला का धाम, ये सदैव हर भारतवासी को कौशांबी जनपद की ओर आकर्षित कर ही देता है। और भाइयों बहनों, कहते तो हैं इलाहाबादी अमरूद, लेकिन इलाहाबादी अमरूद नहीं, कौशांबी का ही अमरूद होता है। ये भी आपको एक नई पहचान दिलाता है। और अगली खबर महाराष्ट्र से, जहां सूबे के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कल से 2 दिनों का अयोध्या दौरा है। वैसे तो वो पहले भी अयोध्या आकर भगवान श्री राम के दर्शन कर चुके हैं, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहली बार अयोध्या जाने वाले हैं। सीएम शिंदे के साथ उनके समर्थक, सांसद और विधायक भी अयोध्या यात्रा में शामिल होंगे। राज्य के दिवंगत शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी का पार्थिव शरीर आज झारखंड विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन, केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी समेत कई दिग्गज विधायकों ने पार्थिव शरीर पर पुष्प चक्र अर्पित कर पुष्पांजलि दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी गणों ने भी दिवंगत जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धासुमन अर्पित कर नम आंखों से उनको विदाई दी। अगली खबर बिहार के पटना से, जहां जेडीयू प्रवक्ता नीरज सिंह ने बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पटना के डीएम को एक ज्ञापन सौंप दिया है। इस बीच उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता शहर की दीवारों को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी ने अपने 44वें स्थापना दिवस के अवसर पर दीवार लेखन कार्यक्रम के तहत पार्टी कार्यालय के बाहरी दीवार पर सम्राट चौधरी ने कमल का फूल बनाया था, जिस पर नीरज कुमार ने कहा कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 संपत्ति विरूपण की धारा 145 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर किसी सरकारी या गैर सरकारी भवन पर दीवार को गंदा करते हैं या होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं तो ये दंडनीय अपराध है। अपराध किया है, उनके खिलाफ सक्षम मुकदमा होना चाहिए और इस संबंध में कार्रवाई होना चाहिए। जिलाधिकारी पटना ने आश्वस्त किया है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और महत्वपूर्ण विषय यह है कि पूरे राज्य के अंदर नगर पालिका अधिनियम प्रभावी है। जो लोग ऐसा करिएगा वो कानून के जड़ में फंसी। अगली खबर बिहार के सहरसा से है, जहां शिक्षा व्यवस्था का मौजूदा हाल बेहाल है। यहां स्कूल का सिस्टम प्राचार्य और शिक्षकों की मर्जी पर चलता है। बच्चा कब आएंगे, बच्चे कब जाएंगे, मध्याह्न भोजन कब खिलाया जाएगा, ये सारा इन सभी की मर्जी से विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकों के द्वारा होता है। ताजा मामला सहरसा जिले का है। जब इस विद्यालय की पड़ताल करने न्यूज़ 1 इंडिया की टीम पहुंची तो 11 बजे स्कूल के क्लासरूम और ऑफिस में ताला लटका हुआ था। विद्यालय परिसर में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में बच्चों के भविष्य को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
अगली खबर बिहार के सासाराम से, जहां पिछले एक हफ्ते से हुए उपद्रव के बाद धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौट रहा है। वहीं दोनों संप्रदाय एक दूसरे को मिल्लत का संदेश दे रहे हैं। सासाराम में आज जुम्मे की नमाज थी। रमजान में जुम्मे की नमाज के समय पोस्ते खा के मस्जिद के पास हिंदू संप्रदाय के लोग पहुंचे तथा नमाज अता कर लौट रहे लोगों को गुलाब का फूल भी भेंट किया। हिंदू महिला पुरुषों के हाथ से गुलाब का फूल स्वीकार कर मुस्लिम संप्रदाय के लोग भाव विभोर हो गए। अगली खबर बिहार के सीतामढ़ी से, जहां जाति आधारित जनगणना होनी है और इसके लिए लगातार प्रगणकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में सीतामढ़ी के विभिन्न प्रखंडों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम तेजी से चल रहा है। पुपरी और नानपुर प्रखंड मुख्यालय की तस्वीरें बीते 3 अप्रैल से लगातार विभिन्न विभाग से लिए गए प्रशिक्षण चल रहा है और इस प्रशिक्षण के बाद प्रगणक ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरह से जाति आधारित जनगणना कर पाएंगे। अगली खबर पंजाब के होशियारपुर से, जहां एक महिला की बुरी तरह से हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि मृत महिला की लाश उसके पड़ोस में ही उसके कुनबे में लगती हुई बुआ के घर के पेटी से मिली, जिसको कत्ल करने के बाद छुपाया गया था। कत्ल की गई महिला की पहचान नीचा के तौर पर हुई है, जो अपने मायके आई हुई थी। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां बीजेपी महिला नेता के बेटे पर जानलेवा हमला किया गया है और हमलावरों ने महिला नेता के बेटे की कार पर 2 बम फेंके। बम फटने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। बमबाजी की पूरी वारदात जो है वो सीसीटीवी फुटेज में भी सामने आ गई है। झूसी इलाके की आवास विकास कॉलोनी की पूरी वारदात है। फिलहाल पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये वीडियो इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी के ऊपर बम फेंके गए, जिससे गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। हमलावरों ने महिला के बेटे की कार पर ये बम फेंके और बम फटने से कहीं ना कहीं कार भी क्षतिग्रस्त हुई है। ये देखिए किस तरीके से ये बम फेंके गए हैं। 2 बाइकों पर सवार होकर लोग आते हैं और कार पर बम फेंक कर चले जाते हैं। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की जांच में जुट गई है। मसूरी में भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 56 सहायक सेनानी विकल अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चालन, शारीरिक प्रशिक्षण, सूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन, कानून और मानव अधिकार जैसे सैन्य और पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। माय इंस्ट्रक्टर एंड ऑल उस्ताद और सर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी, थैंक यू ऑल स्टाफ एंड सर, थैंक यू जी। हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार हुई है कि हम जो है हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। Yeah, we are ready in both the cases. We are ready even for medical line of treatment and in the hilly terrain. So the terrain in ITBP is quite tough. ये ट्रेनिंग हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। जब इंडक्शन होता है तो ये खास तौर से डॉक्टर्स हैं, अब आपने देखा होगा कि दे आर प्रोफेशनली, मेडिकल प्रोफेशन है इनका। अब इनको यूनिफॉर्म में ढालने के लिए बड़े अथक प्रयास की जरूरत होती है और एकेडमी इज अ राइट प्लेस। वहीं लक्सर में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लगभग 1 साल के बाद पुलिस द्वारा लाया गया एक अपराधी रूटीन टेस्टिंग के दौरान कोरोना पॉजिटिव निकल आया। वहीं पुलिस के मुताबिक वारंटी अभियुक्त को न्यायालय में पेशी के बाद जमानत प्राप्त हो चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना काल से लागू अनिवार्य गाइडलाइन के अंतर्गत कोरोना से ग्रसित वारंटी अभियुक्त का नाम और पहचान पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया है। पुलिस हमारे ब्लॉक लेवल में लगी थी उसका मेडिकल कराने के लिए कि उसे कोर्ट में पेश किया जाए। उसके अंतर्गत हमारा जो प्रोटोकॉल रहता है उसमें कोविड की जांच करते हैं। कोई सिम्टम नहीं थे, लेकिन एक रूटीन चेकअप के लिए उसका हमने कोविड की जांच कर ली जिसको पॉजिटिव पाया गया और अभी वो पुलिस के उसमें ही है और इसकी रिपोर्ट हमने डिस्ट्रिक्ट में कर दी है।
उसके अंतर्गत बस हमारा यही है कि जिसको भी सिम्टम आ रहे हैं वो ब्लॉक में या CSC लेवल में आके अपनी जांच करवा लीजिए और दवाइयाँ कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जनपद पौड़ी में भी स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। सीएमओ रमेश ने बताया कि पिछले हफ्ते जनपद में 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी, जिसको लेकर हमने पूरी सतर्कता बरती थी। वहीं डॉक्टर कुंवर ने बताया कि दोनों ही मरीजों को दवाइयां उपलब्ध कराने के साथ ही दोनों को घर में ही आइसोलेट कर दिया गया था और इनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना के मद्देनजर जनपद पौड़ी में 866 बेड उपलब्ध हैं और इन सभी में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा पर उपलब्ध है। हफ्ते लगभग 2 केसेस आए थे, तो 2 केसेस एक आपका इधर कलजी खाल ब्लॉक का है और एक केस पाबो का है। और जो कलजी खाल ब्लॉक का जो केस है वो अग्रोड़ो का केस था और दोनों में कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री तो है नहीं और माइल्ड साइन सिम्टम्स हैं इनके, तो इनका शुरुआत में इनका एंटीजन टेस्ट कर दिया गया था जिसमें पॉजिटिव पाए गए थे, तो इनको ट्रीटमेंट देकर आइसोलेशन में रख दिया गया है। और जनपद की तैयारियों के बारे में बात करें तो जनपद में लगभग कोविड के लिए अभी 866 बेड हमारे पास कोविड के। मौसम विभाग ने अगले 2 हफ्तों में तापमान के बढ़ने की आशंका व्यक्त की है। हालांकि पिछले दिनों देहरादून समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश और बर्फबारी भी देखने को मिली, लेकिन अब मौसम विभाग आने वाले 2 हफ्तों के दौरान मौसम के साफ रहने का अनुमान लगा रहे हैं। बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 9 और 10 अप्रैल को हल्की बूंदाबांदी के आसार हैं। उत्तराखंड में लगातार बारिश और बर्फबारी से जहां तापमान गिर रहा था, वहीं अब तापमान में इजाफा दर्ज किया जाएगा। निदेशक मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले दिनों में गर्मी अपना सितम दिखाएगी। 20 अप्रैल तक मौसम पूरी तरह साफ रहने और तापमान में इजाफा होने से लोगों को अब गर्मी का एहसास होगा, जबकि 20 अप्रैल के बाद एक बार फिर बूंदाबांदी हो सकती है। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ 1 इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल देश दिन भर में इतना ही। नमस्कार।